हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम सीरीज में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है। अगर इस लेक्चर से आपको कुछ मदद मिलती है, जो मिलेगी किसी भी एग्जाम में, जो बाल विकास का पोर्शन होगा उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए ये सीरीज चल रही है। इसके पिछले लेक्चर भी बन चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। प्लेलिस्ट बनी ही हुई है सीडीपी लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम्स, आप उसको देखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। चाहे तो टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए बिना टाइम बर्बाद के पढ़ना शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, ब्लूम टैक्सोनॉमी। जो शिक्षण है उसके उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ना है, किसी बच्चे को आपको कोई चीज क्यों पढ़ानी है, उसके बारे में बात करने के लिए ब्लूम ने जो एक सिद्धांत जो दिया है उसको आज हम समझने वाले हैं। तो अगर कोई पूछे, सीटेट में खासकर जब सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का संबंध है किस चीज से, शिक्षण कार्य से, शिक्षण उद्देश्य से, शिक्षण प्रक्रिया से, या शिक्षा के महत्व से, तो आपको निशान लगाना है शिक्षण उद्देश्य से, ठीक है। ब्लूम ने क्या किया, उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा। संज्ञानात्मक उद्देश्य, दिमाग वाले उद्देश्य, ज्ञान वाले उद्देश्य, सोचने वाले उद्देश्य, प्रभावित उद्देश्य, प्रभावित क्षेत्र, भावनाओं से संबंधित क्षेत्र, पढ़ने समय महसूस कैसा होता है, ज्ञान पा लेंगे उसके बाद महसूस कैसा होगा, ज्ञान का प्रयोग करोगे तो महसूस कैसे होगा, उसके बारे में। और आखिरी पार्ट है उनको क्रियात्मक शरीर के बारे में, कि जब ज्ञान ले लिए, उसकी भावनाएं आ गई, तो शरीर के साथ उसकी प्रक्रिया करो कैसे, कुछ आता है उसको दिखाने के लिए, उसको यूज करने के लिए शरीर का प्रयोग किस तरह से होगा, उस उद्देश्य को भी इन्होंने तीसरे और आखिरी भाग में बांटा है। और इसी क्रम में उन्होंने उसका महत्व बताया है। सबसे जरूरी ज्ञान, उसके बाद भावनाएं, उसके बाद शरीर, इस क्रम में भी उन्होंने बताया है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। अभी हर ज्ञान को एक एक हेडिंग आराम से डालते जाना, और मैं जो बोलता जाऊं उसको समझते जाओ, और अपनी भाषा में या तो लिखते जाओ, नोट्स तो मिल ही जाएंगे, ओके। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक ज्ञान के बारे में। सबसे पहला पार्ट होता है याद करना। कोई पूछ दे ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला पार्ट क्या है, तो याद करना। कुछ भी सीखोगे उसे दिमाग में तो रखो नहीं, भूल गए तो फिर दोबारा सीखना पड़ेगा, उसे याद रखना होता है। उसके बाद केवल याद कर लिए उससे तुम उससे संबंधित किसी अन्य समस्या को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे 2 + 2 = 4 अगर तुमने रट लिया, तो अगर 2 + 12 आ गया तो तुम 14 नहीं लिख पाओगे, तुमने ये चीज रटी है। तुम्हें जोड़ने की प्रक्रिया को समझना भी पड़ेगा, जोड़ने की प्रक्रिया को समझना भी पड़ेगा। याद रख चुके हो, समझ चुके हो, अब उसे प्रयोग करना है। जोड़ने की प्रक्रिया तुम समझ चुके हो, जैसे केवल जोड़ने से, एग्जाम्पल से ही पूरी टैक्सोनॉमी तुम्हें समझा डालूंगा मैं अभी। तुम जोड़ना याद कर लिए, समझ गए, अब उसका प्रयोग कैसे करोगे। तुम किसी दुकानदार के पास गए, तुमने उससे कहा 5 डेयरी मिल्क दे दो और 2 सेंटर फ्रेश दे दो, तो कुल कितना पैसा हुआ, उसका प्रयोग भी करोगे तुम, उसका प्रयोग करोगे जो जोड़ना सीखा है, ताकि तुम्हें अंदाजा लग सके असली जीवन में। अब आएगा विश्लेषण करना। एक बार प्रयोग कर लिए तुम, जोड़ने का अलग से प्रयोग कर लिए, यहां तक आ चुके हो जोड़ने का। ऐसे ही गुणा का प्रयोग भी एक कर चुके हो, कि एक बक्से में 4 चीजें रखी हुई हैं, 12 बक्सों में कितनी चीजें रखी हुई होंगी, तो उसी तरह से तुम गुणा भी प्रयोग कर चुके हो। तुमने जोड़ने का विश्लेषण अलग से किया है, कि जोड़ते समय हमको क्या क्या करना होता है, कि एक साथ मिला के गिन लो तो जोड़ना हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह गुणा का विश्लेषण कर लिया। विश्लेषण करना इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, बात आएगी अगले पार्ट पे, संश्लेषण करना। तुमने जोड़ने का विश्लेषण कर लिया कि जोड़ते समय हमें क्या करना होता है, किस सिचुएशन में जोड़ना होता है, गुणा किस सिचुएशन में करना होता है, उसका भी विश्लेषण कर चुके हो। अब आएगी बात उल्टी वाली। क्या एक बच्चा 12 साल का है और एक औरत 8 साल की है, 18 साल की है, मान लो 12 और 18, तो 4 बच्चे और 8 औरतें का कुल आयु कितना होगा। अब तुम्हें यह सवाल लगाना है, एक ही उम्र है,
12 है, बी की उम्र 18 है, तो 3A प्लस 4B कितना होगा? अब ये सवाल आएगा तो तुम्हें इस पार्ट के लिए गुणा लगाना है, इस पार्ट के लिए गुणा लगाना है और फिर इसको जोड़ देना है। तो दोनों में जो अभी तक सीखा विश्लेषण करके, अब तुम्हें उसके एक एक हिस्से का उपयोग करके अंत में सवाल लगाना है। इसे संश्लेषण करना बोलते हैं। जब काफी चीजों को मिला के आप अपने सवाल को हल करें, उसे संश्लेषण करना बोलते हैं। और संश्लेषण कर लिया तो फिर उसके बाद शिक्षक तुम्हारा मूल्यांकन करेगा कि तुम सही सवाल लगाया या नहीं, कहां गलती हुई, जितनी गलती हुई उसमें क्या दिक्कत है, उसको सुधारने के लिए क्या गतिविधि शिक्षक अपनाएगा, जिसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है, निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया होती है दिमाग से संबंधित। अगले आओ भावनाओं पे। प्राप्त करना, प्राप्त, प्रतिक्रिया, मूल्य समझे, संगठन व्यवस्था और विशेषीकरण। प्राप्त करना वो होता है जो जन्म से प्राप्त हुआ हो। तुम्हें कोई गुदगुदी मचाए तो तुम हंसते हो, ये कोई सीखी हुई व्यवस्था तो नहीं है ना, ये जन्म से पैदा हुई है चीज। इसलिए कई लोगों को गुदगुदी ज्यादा मचती है, कई लोगों को गुदगुदी कम मचती है। तुम्हें कोई पीटे तो तुम्हें तकलीफ होगी तो शायद तुम रोने लगो, ये भी कोई सीखा हुआ व्यवहार नहीं है, ये भी जन्म से प्राप्त है। तो सबसे पहले भाव वो आएंगे जो तुम्हें जन्मजात मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद उन जन्मजात भावों का यूज करके तुम कुछ ऐसे अलग से भाव बनाओगे जो किसी प्रक्रिया, जो कुछ होगा तो उसके हिसाब से तुम प्रतिक्रिया दोगे। जैसे गुदगुदी मचाने पे हंसना एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है, प्राप्त हुई प्रतिक्रिया है। चुटकुला सुनने पर अगर हंसना है तो उसके लिए दिमाग भी होना चाहिए, वरना चुटकुला ही समझ में नहीं आएगा। ओके, थोड़ा दिमाग लगेगा ना, नेचुरल नहीं होगा ना। हर प्रकार के चुटकुले पे हर कोई व्यक्ति नहीं हंसता है। जिसको समझ में आया, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर उसी हिसाब का है, वही हंसता है। तो इसे प्रतिक्रिया बोल दिया जाएगा कि भाई जिस प्रकार की व्यवस्था हुई उस प्रकार से हम प्रतिक्रिया देंगे। हमको चुटकुला अच्छा लगा तो हम हंसने की प्रतिक्रिया देंगे, नहीं लगा तो हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो इसे प्रतिक्रिया देना हो गया। अब आए मूल्य समझने पे। मूल्य समझने के अंतर्गत आता है कि समाज में किस तरह के चुटकुले फनी माने जाते हैं, समाज में किस तरह के चुटकुले फनी माने जाते हैं, समाज में इस तरह की स्थिति पे हंसना है, इस तरह की स्थिति पे नहीं हंसना है, किसे कितना महत्व देना है, ये सोचने की व्यवस्था मूल्य समझने में आती है। जब हम मैं हंसने का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मूल्य, तुम हंसना जो है, खुश होना, प्रसन्नता, ये एक मूल्य है। इसको तुम समझने का प्रयास करोगे कि मुझे किस स्थिति में खुशी मिलती है, समाज को किस स्थिति में खुशी मिलती है, वगैरह वगैरह। अगला आता है संगठन या व्यवस्था। कुछ चीजें होंगी जो तुम्हें पसंद नहीं होंगी, जिसपे तुम हंसी मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे माँ बाप पे कोई भद्दे कमेंट कर दे और तुम हंसने लगो, ऐसा नहीं होता है। तो तुम उन चीजों को फिर महत्व देना शुरू करोगे जिसपे तुम्हें खुशी मिलती है। तुम्हें कोई फेवरेट कॉमेडियन पसंद आ गया है तो तुम उसी की पिक्चरें देखना शुरू करोगे, उसके वीडियोस देखना शुरू करोगे, तुम उसकी व्यवस्था बनाना शुरू करोगे अपने जीवन में कि मुझे अगर हंसने की इच्छा हो रही है तो मैं इस कॉमेडियन को देखूंगा, इस चैनल को देखूंगा, इस प्रकार की किताबें पढ़ूंगा, इस प्रकार के चुटकुले सुनूंगा। ये एक व्यवस्थीकरण हो गया है कि अब इतनी ही चीजें मुझे देखनी है। कोई नई चीज आ जाए तो आ जाए, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। और आखिरी होता है विशेषीकरण। विशेषीकरण का मतलब होता है, विशेषीकरण का मतलब विशेषीकरण से मत समझना। यह शब्द के लिए लिखा हुआ है, अर्थ इसका विशेषीकरण से बिल्कुल अलग है। विशेषीकरण का अर्थ है कि अमूर्त व्यवस्था समझ पाओ, प्रसन्नता के कॉन्सेप्ट को ही समझ जाओ जब, कि क्यों हम प्रसन्न होना चाहते हैं, क्यों प्रसन्नता हमारे जीवन में जरूरी है, प्रसन्नता ना होने पे किस तरह से व्यवस्था लगेगी। ये जो अमूर्त चीजें हैं, फिलोसॉफिकल चीजें हैं, दार्शनिक चीजें हैं, जब भावनाओं में वो घुसने लगे तो उसे विशेषीकरण कहा जाता है। असल में वो होता नहीं है विशेषीकरण, लेकिन नाम अब भाई ब्लूम दे गए हैं तो हमें तो रटना पड़ेगा कि पेपर में तो यही आना है। तो कंफ्यूज मत होना। जो अमूर्त बात है, जो दार्शनिक बात है, दिमाग खोलने वाली बात है,
साइंस बिहाइंड इमोशन, भावनाओं के पीछे का विज्ञान, साइकोलॉजी, उसको विशेषीकरण बोला जाता है। ठीक है, हंसने से तुम ये समझ गए, जोड़ गुणा से ये समझ गए। अब आओ क्रियात्मक शरीर पे। प्रतिवर्त क्रिया, रिफ्लेक्स, एकदम से कोई मुंह पे मुक्का मारे तो आंख बंद हो जाती है, एकदम से कोई जाए तो आंख बंद नहीं हो जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स। हम आंख बचा रहे हैं अपनी, ठीक है, या ऐसे हो जाते हैं हम अपना मुंह बचा रहे हैं, ये किसी ने सिखाया नहीं तुमको, ये अपने आप है। तेज प्रकाश आंख में डाल दो तो आंख बंद हो जाती है, तो इसे रिफ्लेक्स बोला जाता है। प्रतिवर्त क्रिया बोली जाती है कि वो प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में नेचुरली होती हैं। मूल क्रिया, मूल क्रिया वो होती है, ये तो नेचुरली है, जो हमारे साथ कुछ घटेगा तो हम प्रतिक्रिया देंगे। नेचुरल जन्मजात प्रतिक्रिया, नेचुरल जन्मजात क्रिया नहीं, प्रतिक्रिया। नेचुरली तुम्हारे मुंह पर मुक्का है तो तुम क्या करोगे। मूल क्रिया होती है कि जब तुम्हें किसी को मुक्का मारना होगा तो तुम ये करोगे। ये नेचुरल नहीं है, ये जन्मजात नहीं है, ये मूल में आएगी। इसके बाद वाला पोर्शन है, तुमने उसको अपने हाथ का प्रयोग करके मुक्का मारने का प्रयास किया। कई लोग हैं जो लात मारेंगे, कई लोग हैं जो धक्का देने का प्रयास करेंगे, कई लोग हैं जो गर्दन पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये हर व्यक्ति की अलग अलग मूल क्रिया होगी, परंतु रिफ्लेक्स ज्यादातर लोगों के सेम होते हैं कि अगर आंख में तेज मुक्का आएगा, आंख में प्रकाश डाला जाएगा तो आंख बंद हो जाएगी। ये प्रतिक्रिया सब में होगी, मूल क्रिया थोड़ी थोड़ी सब में अलग अलग होती है, जो हमारे नेचर पर प्रतिक्रिया करती है, जो हमारे क्या है, ये जो विशेषीकरण हुआ है इस पे निर्भर सबसे ज्यादा करेगी। किस तरह के आदमी बने हो, अंत में आके हंस मिजाज, खुशमिजाज, हंसमुख आदमी बने हो या क्रोधी व्यक्ति बने हो, उस पर निर्भर करती है। अब मूल क्रिया पता चल गई। अब आओ अवधारणात्मक ज्ञान, माहौल समझ के जो व्यवहार होता है। जैसे इसमें हम मूल समझ रहे थे ना, इसमें भी हम माहौल समझ के व्यवहार करेंगे। तुम्हारे सामने किसी लड़की को लोग छेड़ रहे हो तो माहौल समझे तुम, आदर्श स्थिति तो है कि पिल जाओ, और 99% लोग ऐसा कुछ नहीं करते, वो चुपचाप खोपड़ी ऐसे करके चले जाते हैं, जो बहुत गलत बात है पर्सनली। इसे माहौल समझ के बोला जाता है कि हम जीत पाएंगे नहीं, माहौल समझ लिए, कुछ नहीं होना है, अपने काम से काम रखो। जो अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के माहौल समझा जाता है उसे अवधारणात्मक ज्ञान में बोला जाएगा। अनुकूलन में नहीं आएगा वो। मैं रिपीट कर दूं, अब ये बात जो मैं बोल रहा हूं अनुकूलन टाइप लग रही है ना, कि माहौल कैसा उस हिसाब से अपने आप की व्यवस्था रखोगे, वो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसी में आएगा। अब आएगा निर्देशात्मक अनुक्रिया। कोई तुमको कुछ बताए तो तुम कितना अच्छे से व्यवहार कर लोगे। जैसे कि आर्मी में कोई तुम्हारा सीनियर ऑफिसर तुमसे आके बोले मुझे वो पहाड़ चाहिए, मुझे इस व्यक्ति के सारी जानकारी चाहिए, लाके दो, उसे निर्देशात्मक बोलेंगे। निर्देश देने पर कितना अच्छे से व्यवहार आप कर सकते हैं, निर्देशात्मक अनुक्रिया होती है वो। कार्यप्रणाली, तुम्हारे मूल क्रिया, तुम्हारी रिफ्लेक्स हो चुके, तुमने कुछ चीजें मूल क्रिया में समझ ली है, तुम्हारे अंदर कुछ अवधारणा बन चुकी है, निर्देश देना तुम समझ चुके हो, अब कोई बस से बची नहीं ना, तो अब तुम एक प्रकार के व्यक्ति मान लिए जाओगे, एक प्रकार के एम्प्लॉय मान लिए जाओगे कि ये व्यक्ति अंदर से बहुत डरपोक है, अंदर से डरपोक है, कुछ चिल्ला दो तो रोने लगता है, ये माहौल देख के बात करता है इसीलिए क्योंकि डरा हुआ है, लेकिन इसको कुछ काम दो तो ये कर देता है। ये इस प्रकार का व्यक्ति है, इस व्यक्ति की कार्यप्रणाली इस प्रकार की है। ठीक है, आखिरी वाला पोर्शन जो होता है वो अब तक जो किए हो उसी का सूक्ष्म वर्णन है। मैं चिल्ला दूं तुम रोने लगे, मूल क्रिया। मैं किस माहौल में चिल्ला रहा हूं, तुम कितना रोगे, अवधारणात्मक। मैं कहूं शांत हो जाओ, तुम शांत हो गए। कार्यप्रणाली तुम्हारी इस तरह की बन चुकी है कि तुम एक डरपोक व्यक्ति हो। अनुकूलन होगा कि तुम कितना जल्दी रोओगे, कितना कम रोओगे, शांत रखने की कोशिश करोगे। उसमें ही जो वेरिएशन आएंगे, कार्यप्रणाली में जो चेंज तुम लाओगे धीरे धीरे, उसे अनुकूलन कहा जाएगा। कार्यप्रणाली बदल देना है पूरा, तो अवधारणात्मक ज्ञान से शुरू करना पड़ेगा, तब अनुकूलन उल्टा नहीं चलेगा। तब तुम्हें यहां से शुरू करना है, तुम्हें अवधारणा ही चेंज करनी पड़ेगी।
कई लोग डिप्रेस होते हैं, ठीक है, तो वो अनुकूलन करने का कितना भी प्रयास कर ले उनका काम नहीं चल पाता, फिर वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, अवधारणा में ही ले आते हैं कि हमको अपना शरीर अच्छा करना है, तगड़ा करना है, तो यहां से फिर निर्देशात्मक अनुक्रिया बदलती है और उनकी कार्य प्रणाली बदल जाती है। ठीक है, तो अनुकूलन कार्य प्रणाली को ही अच्छे से और साफ करना बोल लो, एक तरह से इसको बोला जाता है। ये सारी लाइनें सुनना, इनसे 50 प्रकार के क्वेश्चन बनने हैं जो मैंने अभी सब बताए, धीरे धीरे अच्छे से सुनो, नोट करो, प्रैक्टिस पेपर लगाओ, सब सही होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित। आगे भी लेक्चर आएंगे, तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।